गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और क्लास में। तो आप सबको पता है कि हम लोग जनरल साइंस में बायोलॉजी कवर कर रहे हैं। बायोलॉजी में हम लोग बैक्टीरिया और बैक्टीरियल डिजीज़ से होने वाले मतलब जितने बैक्टीरिया से होने वाले रोग थे वहाँ तक हमने कर लिया है। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं वायरसेस या विषाणु। ठीक है, विषाणु क्या होते हैं इसके बारे में हम आज पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, जैसे हमने बैक्टीरिया को किया था। ठीक है, बैक्टीरिया में हमने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले तो बैक्टीरिया क्या होता है। ठीक है, तो वैसे ही वायरस क्या है, वायरस क्या है। ठीक है, फिर वायरस की डिस्कवरी किसने की, डिस्कवरी के बाद नेचर इसका क्या होता है, नेचर के बाद स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बाद टाइप, और टाइप के बाद इसकी इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस में दोनों बेनिफिशियल और हार्मफुल दोनों इम्पोर्टेंस का हम लोग पढ़ेंगे, जैसे बैक्टीरिया का किए थे एक एक करके। ठीक है, तो ट्राई करेंगे कि वीडियो आज ज़्यादा लंबी ना हो और उसी में कंप्लीट हो जाए ये। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, इसमें कुछ बताने वाला है ही नहीं कि ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट नहीं है। PYQ उठा के आप देखिए किसी भी एग्ज़ाम का, वायरसेस से क्वेश्चन हमेशा आते हैं और अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो एक बार अच्छे से इसको कंप्लीट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वायरस। ठीक है, तो वायरस क्या होता है। सबसे पहले तो वायरस एक लैटिन वर्ड है जिसमें इसका मतलब होता है वेनमस सब्सटेंस। ठीक है, वेनमस सब्सटेंस, वेनमस सब्सटेंस मतलब कि ऐसा कोई सब्सटेंस जो जहरीला है। ठीक है, वेनमस है, वेनमस मतलब जहरीला है। ठीक है, तो इसलिए वायरस को ऐसे भी हम सुनते हैं कि कोई भी चीज़ होता है कहते हैं वायरस आ गया है। ठीक है, या वायरस है ये, तो वायरस को ऐसे एक टर्म यूज किया जाता है जो एक ख़राब चीज़, ठीक है, जहरीली चीज़, कोई जहरीली चीज़ है तो उसको ऐसे वायरस टर्म में यूज किया जाता है कि भाई ये वायरस है। तो सेम बायोलॉजी में भी इसका वही मीनिंग है कि वायरस मतलब क्या होता है, एक वेनमस सब्सटेंस। तो वायरस होते क्या हैं, ये एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे बैक्टीरिया क्या थे, माइक्रोस्कोपिक, लेकिन ये बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया से भी इनकी साइज़ जो होती है वो छोटी होती है। अगर एक फ़िल्टर पेपर है, ठीक है, उसमें से अगर हम एक सब्सटेंस डालें, ठीक है, लिक्विड डालें, अगर उसमें बैक्टीरिया भी है और वायरस भी है और बैक्टीरियल फ़िल्टर पेपर है, तो बैक्टीरिया यहाँ पे रुक जाएगा और वायरस जो है वो नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो बैक्टीरिया जो है फ़िल्टर पेपर, बैक्टीरियल फ़िल्टर पेपर से भी क्रॉस कर जाते हैं। इसका मतलब ये है कि बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कि वायरस क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं या छोटे होते हैं, और ये मेटाबॉलिकली इनर्ट होते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिकली इनर्ट होते हैं। अब इसका मतलब क्या है मेटाबॉलिकली इनर्ट। मेटाबॉलिकली इनर्ट मतलब कि इनमें कोई भी मशीनरी या इनका कोई भी मैकेनिज़्म, ठीक है, जब ये ऐसे लिविंग में या इन्वायरमेंट में ऐसे एक पार्टिकल की तरह पड़े रहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि वायरस है, ठीक है, ये पड़ा हुआ है कहीं इन्वायरमेंट में, तो इसके अंदर कोई मेटाबॉलिकली एक्टिविटी नहीं होगी। ठीक है, कोई उपापचयी क्रियाएं जो हैं वो नहीं होगी, ऐसा लगेगा कि ये नॉन लिविंग है। ठीक है, लिविंग मतलब क्या होता है, जिसमें मेटाबॉलिकली एक्टिविटी होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती हैं, उसको बोलते हैं कि भाई ये लिविंग है। ठीक है, पता चल रहा है कि लिविंग है। कैसे पता चल रहा है कि भाई कुछ एक्टिविटी कर रहा है वो, ऐसे तो बोलते हैं ना, अगर हम चल रहे हैं तो भाई हम लिविंग है क्योंकि हम कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं। पेड़ भी हैं तो वैसे ही फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपिरेशन कर रहे हैं तो एक्टिविटी कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो एक्टिव हैं तो लिविंग है, क्योंकि उनके अंदर कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही है। तो अगर वायरस को जब हम ऐसे देखेंगे फ्री इन्वायरमेंट में, तो इसके अंदर कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है, तो उसको देख के आपको लगेगा कि ये तो भाई लिविंग है ही नहीं, या कह सकते हैं नॉन लिविंग है। ठीक है, तो जो वायरस होते हैं इनमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी कोई नहीं होती है, ये मेटाबॉलिकली इनर्ट होते हैं। ठीक है, दूसरा ये इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं। ठीक है, एजेंट क्यों, लिविंग क्यों नहीं ऑर्गेनिज्म क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि ये लिविंग कंसीडर ही कहीं कहीं नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये इन्फेक्शियस एजेंट के तौर पे होते हैं। इन्फेक्शियस एजेंट मतलब कि ये अगर किसी कांटेक्ट में आ गए, ठीक है, किसी एक होस्ट के कांटेक्ट में आ गए, ठीक है, ये मान लीजिए एक होस्ट है और उसके ऊपर इसने अटैक किया और वायरस जो है इस होस्ट के अंदर आ गया। अब ये इसमें आएगा होस्ट में, तो इसके अंदर एक ऐसा इन्फेक्शन या कोई ऐसी डिजीज़ कॉज करेगा जिससे उसको प्रॉब्लम होगी, तो कह सकते हैं कि पैरासाइट के रूप में, ठीक है, पैरासाइट के रूप में वायरस जो है होता है। ठीक है, अब होस्ट में जब ये आते हैं, जब ये होस्ट में आएंगे तभी ये रेप्लिकेट करते हैं।
तब यहाँ पे इनका रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। अगर ये फ्री इन्वायरमेंट पढ़े तो इनमें इनके अंदर कोई रेप्लिकेशन या कोई एक्टिविटी जो है वो नहीं होगी। ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू है वायरस का। ठीक है, वायरस क्या होते हैं, विषाणु क्या होते हैं, कैसे होते हैं, एक जनरल ओवरव्यू था। ठीक है, तो इसमें देखते हैं माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं। ठीक है, ओनली रिप्लिकेट इनसाइड अ होस्ट सेल। ठीक है, और ये यहाँ पे कहीं होगा, ये नॉट डू दे कैरी आउट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ठीक है, इतना हमने अभी समझ लिया। अब देखते हैं कि लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, इनको लिविंग और नॉन लिविंग क्यों बोला जाता है। तो अभी मैंने बताया कि लिविंग वो हैं जिसके अंदर कोई एक्टिविटी होती रहती है, और नॉन लिविंग वो जैसे हम मान सकते हैं इसके अंदर कोई एक्टिविटी जो है नहीं हो रही है। ठीक है, तो वायरस जब फ्री इन्वायरमेंट में है जिसके अंदर कोई एक्टिविटी नहीं होती तभी इसको कंसीडर किया जाता है नॉन लिविंग, और जब ये किसी होस्ट के अंदर जाता है तब इसको कंसीडर किया जाता है लिविंग, क्योंकि ये होस्ट के अंदर जाते ही वहाँ पे रेप्लिकेशन और अपनी सारी मशीनरी जो है इसकी एक्टिव हो जाती हैं और ये इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म हो जाता है। तब इसको बोलते हैं कि भाई जो है वायरस है ये एक लिविंग क्रिएचर है या लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, अब जैसे हमने बैक्टीरिया में पढ़ा था कि बैक्टीरिया क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं और यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, वैसे ही यूकैरियोटिक सेल्स भी होती हैं। अब वायरस में किस टाइप की सेल पाई जाती है, तो वायरस में याद रखना है कि किसी भी प्रकार की कोई सेल नहीं होती है। तो वायरस होता है नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस पार्टिकल, ये एक पार्टिकल जैसा होता है, बस है। ठीक है, इसमें प्रोटीन है और इसका जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, बस, और कोई भी चीज़ इसमें नहीं है जैसे एक सेल्स में होती है। ठीक है, सेल्स में जैसे क्या हमने पढ़ा था, सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल ऑर्गेनल होते हैं, जेनेटिक मटेरियल होता है, न्यूक्लियस होता है, ऐसे इसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं पार्टिकल। ठीक है, पार्टिकल मतलब बस एक ऐसे ही एक एजेंट के रूप में नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस पार्टिकल के रूप में होते हैं ये। ठीक है, इसमें क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। अब जेनेटिक मटेरियल में याद रखना है कि जेनेटिक मटेरियल हमको पता है जेनेटिक मटेरियल दो होते हैं, एक डीएनए होता है और दूसरा होता है आरएनए। ठीक है, अब इनमें से या तो डीएनए पाया जाएगा, अगर मान लीजिए कोई एक वायरस है तो उसमें या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि दोनों साथ में है, डीएनए भी है और आरएनए भी है। ठीक है, तो ये याद रखने वाली चीज़ है कि इनके जो जेनेटिक मटेरियल होता है या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, और ये इसमें एक प्रोटीन कोट से ये, या जिसको कैप्सिड बोलते हैं, उससे ये घिरे होते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए इसका जेनेटिक मटेरियल था, ये एक प्रोटीन कोट हो गया, इसको कैप्सिड बोला जाता है। ये वायरस का एक सिंपल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उसके बाद कुछ केसेस में जो होता है इनके बाहर एक आउटर लिपिड की या वसा की एक और कवरिंग हो जाती है। ठीक है, कुछ वायरसेस में तो हमने देख लिया वायरस डू नॉट हैव सेलुलर स्ट्रक्चर, नॉट डू दे कैरी आउट मेटाबॉलिक एक्टिविटी लाइक रेस्पिरेशन और प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, दे हाईजैक होस्ट सेल्स मशीनरी टू रिप्रोड्यूस। ठीक है, अब ये हमने ऊपर समझा और इसको डिटेल में समझते हैं कि हाईजैक करना मतलब क्या करते हैं। ये जैसे मान लीजिए किसी को वायरस का इन्फेक्शन हुआ। ठीक है, तो जब ये एक होस्ट बॉडी में जाएगा वायरस, ठीक है, ये होस्ट है और इसके अंदर एक वायरस आ गया। ठीक है, अब ये यहाँ पे अपना रेप्लिकेशन स्टार्ट करेगा, 1 से 2 होगा, 2 से 4 होगा। ठीक है, यहाँ पे अपनी जो है पॉपुलेशन को या क्वांटिटी को बढ़ाएगा। ठीक है, अब ये फिर अलग अलग जगह पे ये जो है स्प्रेड हो जाएंगे पूरे होस्ट में, होस्ट के बॉडी में, और उसके बाद ये वहाँ जाके जो है वो अपना सिम्टम्स दिखाना स्टार्ट कर देंगे। तो ये पूरा हाईजैक कर लेते हैं होस्ट सेल को, किसी एक सेल में जाके बैठ गए वायरस। ठीक है, अब वहाँ पे रिप्रोड्यूस करेंगे, अपना जो है पॉपुलेशन को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, बाहर फ्री इन्वायरमेंट में ऐसा कुछ नहीं करेंगे वायरस। ठीक है, अब की फीचर क्या होता है वायरस का, एसेलुलर होते हैं, बताया मैंने कि कोई भी सेल नहीं होती इसमें। रिक्वायर्स अ होस्ट, एक होस्ट चाहिए होता है जब इनको रिप्रोड्यूस करना होता है, बिना होस्ट के रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। जेनेटिक मटेरियल एक ही होता है, या तो डीएनए होता है या आरएनए, बट नेवर बोथ। ठीक है, कभी भी दोनों नहीं होंगे। एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं। ठीक है, रेंजेस टू 20 नैनोमीटर टू 300 नैनोमीटर। ठीक है, डाइवर्स इन शेप, कई शेप के हो सकते हैं, हेलिकल भी हो सकते हैं, आइसो हेड्रल हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। जैसे हम बैक्टीरियोफेज का जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो बैक्टीरियोफेज कुछ इस टाइप का होता है, तो ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, तो ये की फीचर हो गए वायरसेस के, क्या क्या
इसमें से याद रखना है सब। क्या होते हैं वायरस? एसेलुलर होते हैं, होस्ट को रिक्वायर करते हैं, जेनेटिक मटेरियल में या तो डीएनए होता है या तो आरएनए होता है, दोनों कभी नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे बैक्टीरिया में हमने पढ़ा था कि कुछ डिस्कवरी, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हैं जो वायरस से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले वायरस की खोज किसने की? तो दिमित्री इवानोवास्की। ठीक है, इवानोवास्की। ठीक है, 1892 में दिमित्री इवानोवास्की ने टोबैको मोज़ेक डिजीज़ का डिस्कवरी की, जिसका इन्होंने कॉज बताया कि ये एक जिससे होता है वो बैक्टीरिया से भी छोटा है। ठीक है, इन्होंने बताया कि जिससे ये डिजीज़ हो रही है वो बैक्टीरिया से भी छोटी है, तो इसको इन्होंने बोला है टोबैको मोज़ेक वायरस। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि जब इसको फ़िल्टर में, माइन्यूट फ़िल्टर से जब इसको छाना, इस टोबैको मोज़ेक जिसमें हुआ था पत्ती में, जो टोबैको की पत्ती थी जिसमें हुआ था, उसको इसका एक लिक्विड बनाया और उसको जो फ़िल्टर से इन्होंने पास किया, तो उन्होंने देखा कि जो बैक्टीरिया थे वो ऊपर ही रह गए, लेकिन जिससे इन्फेक्शन कॉज हो रहा था वो नीचे आ गया। इसका इसलिए उन्होंने बोला कि जो कॉज करता है वो बैक्टीरिया से छोटा है। तो इस प्रकार इन्होंने टोबैको मोज़ेक डिजीज़ की डिस्कवरी की और टोबैको मोज़ेक वायरस का इन्होंने नाम दिया। ठीक है, उसके बाद बेजरनिक आए, उन्होंने बोला कि कंटेजियस लिविंग फ्लूइड इसको बोला, और इन्होंने टर्म कॉइन किया वायरस। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये भी और ये भी, ये पूछ सकता है। तो इन्होंने बोला कि जो इन्फेक्शियस एजेंट था टोबैको मोज़ेक में वो बैक्टीरियम नहीं था, बल्कि इन्होंने इसको बोला कंटेजियस लिविंग फ्लूइड। ठीक है, लिविंग फ्लूइड मतलब कोई एक, अब लिविंग इसलिए उन्होंने बोला क्योंकि जब टोबैको मोज़ेक में है तो उस टाइम पे वायरस क्या होता है, लिविंग जैसा बिहेव करता है, उसकी सारी मशीनरी जो है एक्टिव होती हैं। तो इसलिए उन्होंने बोला कंटेजियस, मतलब कि जो एक मतलब डिजीज़ पैदा कर सके। ठीक है, अगर कोई इसके कांटेक्ट में आ जाए तो उसको भी वो बीमारी हो सकती है, इसलिए उन्होंने उसको बोला कंटेजियस लिविंग फ्लूइड और टर्म कॉइन किया वायरस। ठीक है, उसके बाद स्टैनली ने इसको आइसोलेट किया और क्रिस्टलाइज किया। ठीक है, बैक्टीरिया को क्रिस्टलाइज किया टीएमवी वायरस को, जो इवानोवास्की ने बताया था, और प्रूव किया कि वायरस जो होते हैं नॉन सेलुलर होते हैं, इनको क्रिस्टलाइज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये स्टैनली ने बताया इसको। उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हुई, फर्स्ट ऑब्जर्व अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कन्फर्मिंग द एग्जिस्टेंस एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, क्योंकि बहुत छोटे होते थे, नॉर्मल सिंपल माइक्रोस्कोप में इनकी स्टडी करना बहुत मुश्किल था। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हुई तब इसको स्टडी किया गया और इसका स्ट्रक्चर का पता लगाया गया। ठीक है, उसके बाद इसकी स्टडी को बोलते हैं वायरोलॉजी। ठीक है, ये भी याद रखना है, जैसे बैक्टीरियोलॉजी होता है, बैक्टीरियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, वैसे ही वायरोलॉजी। ठीक है, वायरस की स्टडी क्या बोलते हैं, वायरोलॉजी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वायरस और उनकी डिस्कवरी। वायरस क्या होते हैं उसका हमने एक ओवरव्यू लिया। ठीक है, कैसे होते हैं और उनकी डिस्कवरी में कौन कौन साइंटिस्ट थे, ये हो गया। अब स्टार्ट करते हैं नेचर ऑफ वायरस। ठीक है, नेचर ऑफ वायरस मतलब कि नेचर क्या है, लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है। तो ऐसा क्या इसमें नेचर है जो लिविंग कंसिडर करते हैं, और कैसा क्या है इसमें नहीं है जो नॉन लिविंग इसको करे। तो सबसे पहले देखते हैं कि वायरस एग्जिबिट बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज मेकिंग देम बायोलॉजिकल पैराडॉक्सेस। ठीक है, इसको बायोलॉजिकल पैराडॉक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहले देखते हैं नॉन लिविंग कौन सी प्रॉपर्टीज इसमें होती हैं। ठीक है, तो लैक सेलुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, पहली बात तो इसमें कोई सेल स्ट्रक्चर ही नहीं होता है, जैसे प्रोकैरियोटिक भले ही न्यूक्लियस नहीं है। ठीक है, न्यूक्लियस नहीं है इसमें, उसमें सेल ऑर्गेनल भी नहीं है, लेकिन कुछ सेल तो है, कम से कम सेल वॉल तो है, सेल मेम्ब्रेन तो है, साइटोप्लाज्म तो है, राइबोसोम तो है, कुछ जेनेटिक मटेरियल तो हैं। ठीक है, मेजोसोम जैसे स्ट्रक्चर हैं जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। कुल मिला के मतलब एक टाइप का कुछ सेल तो है उसमें, लेकिन इसमें ऐसा क्या है, इसमें कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, ना न्यूक्लियस है, ना साइटोप्लाज्म है, ना ऑर्गेनल्स है। ठीक है, कुछ नहीं है, एक ऐसे पार्टिकल जैसा, जैसे डस्ट पार्टिकल होता है वैसे समझ लीजिए कि एक पार्टिकल जैसा बस एक स्ट्रक्चर है। तो इसका कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं, इसलिए इसको क्या कंसिडर किया जाता है, नॉन लिविंग। ठीक है, इसलिए इसको नॉन लिविंग कंसिडर किया जाता है। उसके बाद कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, मैंने भी ऊपर बताया कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होती है, ना रेस्पायरेशन, ना प्रोटीन सिंथेसिस, ना एटीपी का प्रोडक्शन। जैसे वायरसेस क्या है, रेस्पायरेशन करते हैं मेजोसोम की हेल्प से, मैंने बताया था, प्रोटीन सिंथेसिस भी होता है उनमें, राइबोसोम होता है, एटीपी का भी प्रोडक्शन होता है। क्यों? क्योंकि सेलुलर रेस्पायरेशन होता है। ठीक है, तो ऐसी कोई भी टाइप की एक्टिविटी जो है वायरसेस में नहीं होती है।
कैन नॉट रिप्रोड्यूस इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंटली मतलब कि अगर ऐसे ही फ्री इन्वायरमेंट पड़े हैं तो ऐसे ये 1 से 2 नहीं हो पाएगा जब तक किसी ये होस्ट पे ना जाए, ठीक है। जब होस्ट पे जाएगा तो 1 से 2 हो जाएगा, 2 से 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है कैन नॉट रिप्रोड्यूस इंडिपेंडेंटली। अब बैक्टीरिया को देखेंगे, बैक्टीरिया कहीं भी रहे वो 1 से 2 बाइनरी फिजन करके हमेशा हो जाता है, ठीक है। उसमें रिप्रोडक्शन होता है कहीं भी रहे, चाहे वो होस्ट सेल में रहे चाहे वो बाहर रहे। तो इसलिए इसको बोला जाता है कि ये नॉन लिविंग कैरेक्टर शो करता है। रिक्वायर्स अ होस्ट सेल टू रिप्लिकेट, ठीक है। उसके बाद कैन बी क्रिस्टलाइज्ड। अभी तक मैंने आपको बैक्टीरिया पढ़ाया, उसमें मैंने नहीं बताया कि बैक्टीरिया को क्रिस्टलाइज किया गया, क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया क्रिस्टलाइज नहीं किया जाता। अनलाइक लिविंग ऑर्गेनिजम्स वायरसेस कैन बी स्टोर्ड एज क्रिस्टल्स फॉर ईयर्स, ठीक है। ऐसे एक पार्टिकल जैसा इनको एक डब्बे में बंद करके कई सालों तक रखा जा सकता है, ये जिंदा रहेंगे। कोई ये नहीं रहेगा कि इसको भाई इसी टेम्परेचर में रखें तभी ये सर्वाइव करेगा, ठीक है। वो ऐसे क्रिस्टल जैसा कई कई सालों तक वैसे ही जिंदा रहेगा। तो ये इसके कुछ हो गए नॉन लिविंग कैरेक्टर, ठीक है। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है ऐसे ही कि वाई वायरसेस आर कंसीडर्ड एज नॉन लिविंग क्रिएचर या नॉन लिविंग पार्टिकल, ठीक है। तो इनमें से कोई भी एक ऑप्शन में दे देगा कि उसमें सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है या मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, ठीक है। तो ये ऐसे याद रखना है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन इससे आ सकते हैं, ठीक है। ये अच्छे क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं। उसके बाद देखते हैं कि लिविंग कैरेक्टर्स का ऐसे होता है, इसमें ऐसे क्या लिविंग प्रॉपर्टी है जिसको लिविंग किया जाता है। तो आप भाई ने बताया कि इसमें कंटेन जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल होता है, चाहे वो डीएनए ही केवल या हो या केवल आरएनए ही क्यों ना हो, लेकिन एक जेनेटिक मटेरियल होता है। जैसे बैक्टीरिया में हमने पढ़ा था जेनेटिक मटेरियल होता है, एक सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है, और राइबोसोम होता है, आरएनए होता है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो है ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो उसी प्रकार के वायरस में भी कंटेन जेनेटिक मटेरियल रिप्रोड्यूस करता है कब? जब इनसाइड होस्ट सेल जाता है। तो ये भी इसका एक लिविंग कैरेक्टर है। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। इसमें भी म्यूटेशन और इवोल्यूशन होता है, ठीक है। जैसे बैक्टीरिया में क्या है, हमारे ह्यूमंस में क्या है, एनिमल्स में क्या है, म्यूटेट होकर इवॉल्व होते हैं, ठीक है। आज कोई ऐसे कहते हैं ना कि हम पहले बंदर थे, आज बंदर से ऐसे हो गए, तो क्या हुआ हमारे में? इवोल्यूशन हुआ, ठीक है। तो वैसे ही ये भी इवॉल्व होके रैपिडली म्यूटेट होके और अडेप्ट करते हैं और इवॉल्व होते हैं। अडेप्ट किससे करते हैं? अपने इन्वायरमेंट से, अपने सराउंडिंग से ये अपने आप को चेंज करते रहते हैं। जैसे आप सबसे अच्छा एग्जाम्पल अभी कोरोना वायरस जब आया था, तो कोरोना वायरस आपने सुना होगा कि म्यूटेट कर गया है, अब ये नया वेरिएंट आ गया है। तो कैसे हुआ? ये म्यूटेशन हुआ, ये इवॉल्व हुआ। वो क्यों इवॉल्व हुआ? क्योंकि उसको सर्वाइव करना है इन्वायरमेंट में, ठीक है। एक बार कोई दवा खाया और वो मर गया तो उसका फिर ख़त्म कहानी। तो उसको इवॉल्व होना पड़ता है ताकि वो भी इस इन्वायरमेंट में ज़िंदा रह सके, ठीक है, इस अर्थ पे रह सके, इसलिए वो इवॉल्व रहता है। स्पेसिफिसिटी टू होस्ट अटैच टू स्पेसिफिक सेल यूजिंग सरफेस प्रोटीन, ठीक है। तो जिसके प्रोटीन्स होते हैं, जैसे मान लीजिए वायरस है, ठीक है, ये इसके प्रोटीन है, मान लीजिए प्रोटीन ऐसे स्पाइक्स होते हैं। तो ये प्रोटीन जो है ये एक स्पेसिफिक सेल्स पे ही जाके अटैच होंगे, ठीक है। तो ये एक लिविंग प्रॉपर्टी है कि ये नहीं कि मान लीजिए ये स्टमक की सेल है, ठीक है, ये लंग्स की सेल है। मान लीजिए कोई वायरस का अटैक हो, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस आया, तो वो लंग्स के ही सेल्स पे जाके अटैच होगी, स्टमक पे आके अटैच नहीं होगी। तो ऐसा दिखा सकता है कि ये एक इसके अंदर ऐसा समझ सकते हैं कि ब्रेन टाइप का है, ठीक है। उसके प्रोटीन को उसको पता है कहाँ जाके लगना है, तो इसलिए बोलते हैं कि ये लिविंग है। क्यों? क्योंकि इसकी स्पेसिफिसिटी है होस्ट की, ये एक इसका फिक्स होस्ट है, उसी सेल्स पे ही जाके ये अटैच होगा, ठीक है। तो इसलिए बायोलॉजिकल एंटिटीज बोला जाता है जो बाउंड्री क्रिएट करती है किसके बीच में? लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच। अब अगर आपने मेरी क्लास की होगी घटना चक्र वाली, जो मैं इसमें PYQ सॉल्व करवाता हूँ, तो उसमें एक क्वेश्चन में मैंने बताया था कि लिविंग और नॉन लिविंग को वायरस को बोलते हैं। तो मैंने उस टाइम बोला था मैं आपको बताऊंगा क्यों वायरस उसको बोलते हैं लिविंग और नॉन लिविंग, ठीक है। तो आई होप अब ये क्लियर हो गया आपको। उसके बाद ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया कि लिविंग क्यों बोला जाता है और नॉन लिविंग क्यों बोला जाता है, ठीक है। अब जैसे बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था डिटेल में, तो वैसे इसका स्ट्रक्चर का ओवरव्यू ले लेते हैं जो एग्जाम में हमारे आ सकता है उतना ही, ठीक है। तो सबसे पहले इनका एक जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए, जिसमें ये स्टोर करते हैं अपने इंस्ट्रक्शन को रेप्लिकेशन के लिए। मेनली इनका काम क्या होता है? ये अपने जेनेटिक मटेरियल को 1 से 2 कर लेते हैं,
2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ठीक है। इनका मेन काम जो होता है, इनका जो इंस्ट्रक्शन होता है जेनेटिक मटेरियल या डीएनए या आरएनए में सेव होता है, जो इनको हेल्प करता है रेप्लिकेशन में, ठीक है। तो ये इनका जेनेटिक मटेरियल हो गया। कैप्सिड या प्रोटीन कोट, जो इनका सबसे आउटर लेयर होता है उसको बोलते हैं प्रोटीन कोट, जिस प्रोटीन कोट प्रोटीन का बना होता है जिसको बोलते हैं कैप्सिड, ठीक है। अब ये जो कैप्सिड होता है ये कई, जैसे मान लीजिए एक प्रोटीन है, ठीक है। अब ये जो प्रोटीन है ना, ये कई कई छोटे छोटे यूनिट से मिलके बना हुआ है, ठीक है। ये ऐसे छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बनता है। ये छोटे छोटे यूनिट है, इनको बोला जाता है कैप्सोमियर, ठीक है। तो कई कैप्सोमियर जो होते हैं वो कैप्सिड बनाते हैं, ठीक है। प्रोटीन सब यूनिट जो होती हैं उनको कहते हैं कैप्सोमियर, ठीक है। अब इनका काम क्या होता है, ये प्रोटेक्ट करती हैं इसको जेनेटिक मटेरियल को डैमेज होने से, ठीक है। क्योंकि और कुछ है नहीं, केवल एक नीचे आरएनए है और ऐसे प्रोटीन कोट है। तो ये इसका प्रोटीन कोट का काम क्या होता है, ये इस जेनेटिक मटेरियल को जहाँ पे इन्फॉर्मेशन स्टोर है रिप्लिकेट करने की, ठीक है। बिना रेप्लिकेशन के ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक है, कब एक से इसको दो होना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अपनी पॉपुलेशन को बढ़ानी पड़ेगी सर्वाइवल के लिए, ठीक है। तो ये जो इसीलिए इनका जो काम होता है प्रोटीन कोड का, ये होता है जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करना। उसके बाद कभी कभी किसी केसेस में इन्वॉल्व होता है लिपिड मेम्ब्रेन का या वसा का, ठीक है। ऑप्शनल मतलब कभी कभी होता है। तो प्रेजेंट इन सम वायरसेस, जैसे HIV वायरस जो होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस जो होता है, इनके ऊपर एक प्रोटीन लिपिड का कोट भी होता है, इन्वॉल्व या वसा का कवरिंग होती है, ठीक है। वसा की कवरिंग होती है। डिराइव्ड फ्रॉम द होस्ट सेल मेम्ब्रेन्स हेल्प्स इन एंट्री इनटू सेल्स, ठीक है। अब ये जो होस्ट सेल जाते हैं जिस पे ये अटैक करते हैं, उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसके जैसा भी इसका ही स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इस लिपिड का हमने पढ़ा था, जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो किससे बना होता है, लिपिड की बाई लेयर से, ठीक है। अब इसका इन्वॉल्व भी कैसा है, लिपिड का ही बना है। तो ये हेल्प करता है जब कोई वायरस अटैक करता है तो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू इजीली पास हो जाता है, क्यों, क्योंकि ये भी लिपिड से बनी हुई स्ट्रक्चर है और इसकी कवरिंग भी लिपिड से बनी हुई स्ट्रक्चर है। इसलिए इन्फ्लुएंजा का देखो हमको जल्दी जल्दी इन्फेक्शन होता है, ठीक है। अक्सर हमको इन्फ्लुएंजा वायरस इन्फेक्ट करता है, फ्लू हो जाता है। उसके बाद है सरफेस प्रोटीन्स या स्पाइक्स। जैसे कोविड जब आया था तो आपने सुना होगा कि उसका स्ट्रक्चर आपने ऐसे देखा होगा, ये था स्पाइक्स उसका। ये स्पेसिफिक होते हैं, इनको पता होता है कौन से सेल पे जाके अटैच होना है, ठीक है। हेल्प्स इन रिकॉग्नाइजिंग एंड अटैचिंग टू होस्ट सेल, एग्जाम्पल कोरोना वायरस स्पाइक्स प्रोटीन, ठीक है। हाँ, यहाँ पे कोरोना वायरस का एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, ठीक है। कोरोना वायरस मैंने इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी सबसे लेटेस्ट आपको वही याद होगा, आपने देखा होगा ऐसा न्यूज़ में या फोटो में कि कोविड का ऐसे जब फोटो बनाते थे तो ऐसे स्पाइक्स होते थे। तो ये प्रोटीन्स के बने होते हैं। तो ये हेल्प करते हैं कि इनको कहाँ पर अटैच होना है, किस सेल में जाके, ठीक है। तो ये वायरस का स्ट्रक्चर हो गया, इस तरह के वायरस बने होते हैं, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर के बाद इसका देखते हैं टाइप, ठीक है। क्लासिफिकेशन एंड टाइप ऑफ वायरसेस। सबसे पहले है कि बेस्ड ऑन जेनेटिक मटेरियल, तो ठीक है। तो कुछ हो गया डीएनए वायरसेस। डीएनए वायरस मतलब जिसमें डीएनए जेनेटिक मटेरियल होगा, ठीक है, जिसमें डीएनए जेनेटिक मटेरियल होगा, जैसे स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस बी, हर्पीस, एडिनो वायरस, ठीक है। कुछ होंगे आरएनए वायरस जिसमें केवल आरएनए होगा, तो जैसे HIV, इन्फ्लुएंजा, रेबीज और कोरोना वायरस, ठीक है। अब इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, तो एक होता है सिंगल स्ट्रैंडेड, ठीक है, और एक होता है डबल स्ट्रैंडेड। तो कुछ में होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए या डीएनए, ठीक है, और कुछ में होता है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए या डीएनए, ठीक है। तो जो स्पेसिफिक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, वायरसेस, उनमें हम देखेंगे किसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है और किसमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या होता है, या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। एक स्ट्रैंड है इसको बोलते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या आरएनए। अगर दो है, ठीक है, जैसे ये एक है और एक ऐसे और है, दो स्ट्रैंड है, तब उसको बोला जाएगा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है। अब होस्ट सेल के बेस पे अगर इसको क्लासीफाई करें तो कैसे, तो कुछ वायरस होते हैं जो एनिमल्स को ही इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। कुछ वायरस होते हैं जो प्लांट को ही सिर्फ इन्फेक्ट करते हैं, और कुछ वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, तो उनको बोलते हैं बैक्टीरियोफेजेस, ठीक है, बैक्टीरियोफेजेस। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे क्वेश्चन आते हैं और आने के चांस भी हैं, ठीक है। तो एनिमल वायरस में जैसे हमने सुना है HIV, इन्फ्लुएंजा, रेबीज, डेंगू, चिकनगुनिया, स्मॉल पॉक्स, ठीक है,
बहुत सी बीमारियां हैं, अभी हम जो वायरल डिजीज पढ़ेंगे तो बताऊंगा। उसका प्लांट वायरसेस जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस सबसे पहले हमने सुना, ठीक है, वैसे कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस होता है, ठीक है। फिर बैक्टीरियोफेज जैसे T4 बैक्टीरियोफेज या इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया, ठीक है, ऐसे लैम्डा बैक्टीरियोफेज होता है, ठीक है। ये सब जब हम बैक्टीरियोफेज पढ़ेंगे तो अच्छे डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद शेप के बेस पे हेलिकल या रॉड लाइक स्ट्रक्चर जैसे रेबीज वायरस, TMV वायरस जो होते हैं, स्फेरिकल, कॉम्प्लेक्स या बैक्टीरियोफेज। जैसे कॉम्प्लेक्स मतलब ये ऐसे, बैक्टीरियोफेज जब आप देखेंगे उसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ये हेड हो जाता है, ये टेल हो जाती है, तो ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर माना जाता है, ठीक है। तो ये बहुत कॉमन चीज़ है, इसको ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आ सकता लेकिन ठीक है देखना है। उसके बाद सबसे लास्ट में इम्पॉर्टेंस ऑफ वायरसेस, इसका इम्पॉर्टेंस क्या है हमारे लाइफ में, ठीक है। इसके कुछ बेनिफिशियल भी होंगे, ठीक है, कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी होंगे, ठीक है, डिसएडवांटेज ऑफ वायरसेस। तो ये देखते हैं इसको डिटेल में थोड़ा कि क्या होता है, इससे क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए इसको थोड़ा हम अच्छे से देखेंगे क्या क्या इसके जो है वायरसेस के इम्पॉर्टेंस हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे कुछ लिखा है कॉमन, वैक्सीन डेवलपमेंट में, जीन थेरेपी में, कैंसर ट्रीटमेंट में, इवन इन्वायरमेंटल बैलेंस में जो है वायरसेस का यूज किया जाता है। सबसे पहले वैक्सीन डेवलपमेंट, ठीक है। तो कुछ वायरसेस से जो है वैक्सीन, जैसे कोरोना वायरस जब आया था तो हमने सुना था ना, कोरोना से वैक्सीन बनाई थी उसके RNA से, ठीक है, mRNA से वैक्सीन बना दी थी। तो इसलिए इसका यूज किया जाता है किसमें, वैक्सीन्स बनाने में। प्रिवेंट डेडली डिजीजेज कैसे बनाया जाता है, वीक करके या इनएक्टिव फॉर्म ऑफ वायरस का यूज करके इसको बनाया जाता है वैक्सीन्स को। अब ये जो वैक्सीन डेवलपमेंट है, ठीक है, इसको केवल वायरसेस के दिए हुए हैं, ऐसे बैक्टीरिया की जो वैक्सीन है, ठीक है, उन सबको हम एक क्लास में बताया था मैंने पिछली क्लास में भी कि इसको एक 10-15 मिनट की वीडियो में इसको मैं कराऊंगा अच्छे से, कैसे ये सब प्रोसेस होता है, क्या होता है लाइव एटेन्यूएटेड, क्या होता है इनएक्टिवेटेड, क्या होता है mRNA, क्या होता है वायरल वेक्टर, ठीक है। तो इतना भी याद रखना है कि वायरस का यूज़ किया जाता है वैक्सीन डेवलपमेंट में। उसके बाद है जीन थेरेपी में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। जीन थेरेपी में ट्रीटिंग जेनेटिक डिजीज़, जैसे जेनेटिक डिजीज़ क्या होती हैं, जैसे जब हेरिडिटी वाला चैप्टर आप पढ़ेंगे तो उसमें कुछ जेनेटिक डिजीजेज होती हैं, डिसऑर्डर्स होते हैं जिनमें जीन में जो है वो डिफेक्ट हो जाता है, जिससे कई तरह के बीमारियां होती हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे जैसे एडेनोवायरस बेस्ड थेरेपी होता है, ये सिस्टिक फाइब्रोसिस या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को ट्रीट करने में किया जाता है। लेंटिवायरस थेरेपी किस में किया जाता है, सिकल सेल एनीमिया में, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया में। हर्पीज़ वायरस बेस्ड थेरेपी किस में होती है, ब्रेन ट्यूमर्स में, ठीक है। ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, एक बार देख लीजिएगा, गो थ्रू कर जाइए, कि जानते रहिए कि हाँ भाई सब वायरसेस का यूज जो है जीन थेरेपी में किया जाता है, ठीक है। उसके बाद कैंसर ट्रीटमेंट में किया जाता है, जैसे मिलानोमा स्किन कैंसर, ठीक है, इसमें किया जाता है हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस को। फिर रियो वायरस ब्रेन ट्यूमर्स में, एडेनो वायरस का यूज किया जाता है हेड और नेक के कैंसर में, ठीक है। उसके बाद एवोल्यूशन में क्या इसका रोल है, ठीक है, एवोल्यूशन और जेनेटिक्स में। तो ये देखते हैं कि साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड दैट 8% ऑफ द ह्यूमन जीनोम्स कम फ्रॉम एंशियंट वायरसेस, ठीक है। ये मॉडर्न जैसे साइंस एंड टेक में हो जाएगा ये पार्ट, ठीक है। तो अगर आपको याद करना है तो इसमें कुछ चीज़ें याद रखिए कि जो वायरस जो होते हैं ये आपको मेंस वेंस में लिखने में काम आ जाएगा, ठीक है, कहीं पे कि एवोल्यूशन में कोई एग्जांपल लिखना है तो ये आप लिख सकते हैं। वायरस जो हेल्प करते हैं एवोल्यूशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। कैसे, एंडोजीनस रेट्रोवायरसेस और प्लेसेंटा फॉर्मेशन, द ह्यूमन सेंसिटिन जीन, ठीक है, एक जीन का नाम है, क्रूशियल फॉर प्लेसेंटा इन्फॉर्मेशन ओरिजिनेटेड फ्रॉम वायरस। तो ये याद करने लायक चीज़ है, मतलब जानते रहिए कि जो सेंसिटिन जीन है जो हमारे प्लेसेंटा फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है, वो किससे ओरिजिनेट हुआ है, ये एक वायरस से ओरिजिनेट हुआ है। प्लेसेंटा क्या होता है, प्लेसेंटा एक ट्यूब स्ट्रक्चर होता है जो मदर और जो फीटस होता है, ठीक है, उसको कनेक्ट करता है और इससे जो है फूड का एक्सचेंज होता है, ठीक है। मदर से फूड जो है जब जो फीटस है ये यूटरस में रहता है तो इससे फूड का एक्सचेंज जो होता है वो प्लेसेंटा के थ्रू होता है। तो जो प्लेसेंटा का जीन है सेंसिटिन जीन, इसी जीन से प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है। वो किससे ओरिजिनेट हुआ है, एक वायरस से ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है। तो ये याद रखना है वायरस जो है इवोल्यूशन में हेल्प करते हैं। अब वायरस का इकोसिस्टम में क्या हेल्प है, ठीक है। तो अभी मैंने बताया जैसे बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं, T4 बैक्टीरियोफेज, ठीक है, लैम्डा बैक्टीरियोफेज, 5X174 बैक्टीरियोफेज। तो ये किस किस बैक्टीरिया को टारगेट करते हैं, ठीक है। जैसे T4 जो है इकोलाई को टारगेट करता है, हमने पढ़ा है ना इकोलाई बैक्टीरिया है। वैसे लैम्डा फेज साल्मोनेला बैक्टीरिया को इफेक्ट करता है,
ठीक है। तो अब कैसे इकोसिस्टम बैलेंस करने में होगा, जैसे कहीं पे बैक्टीरियल इकोलाई का जैसे या साल्मोनेला है, मान लीजिए किसी कंटामिनेटेड वाटर में साल्मोनेला ज़्यादा हो गया है, ठीक है। अब साल्मोनेला ज़्यादा है मतलब क्या, टाइफाइड कॉलरा का चांस बढ़ सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे लैम्डा फेज को छोड़ दिया जाता है, जिससे वो उसको इन्फेक्ट करते हैं, उस बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, ठीक है। तो उस पानी की गंदगी में साल्मोनेला जो है उसको हम मार सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका इकोसिस्टम में यूज किया जाता है। कहीं पे इकोलाई का इन्फेक्शन है तो वहाँ T4 बैक्टीरियोफेज छोड़ देंगे या उसको वहाँ पे इन्फेक्ट करा देंगे T4 बैक्टीरियोफेज से, तो वो जो है वहाँ की बैक्टीरिया को या इकोलाई को ख़त्म कर देगा, जिससे वहाँ पे इन्फेक्शन जो है ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो बैक्टीरियोफेज का यूज किया जाता है इकोलॉजिकल बैलेंस में, ठीक है। वायरसेस इन जेनेटिक साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है, डीएनए एज डिस्कवरी ऑफ डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। तो ये बैक्टीरियोफेज का ही इन्होंने यूज किया था हार्ट से चेज एक्सपेरिमेंट, ठीक है। जब ये जेनेटिक वाला चैप्टर जेनेटिक्स पढ़ेंगे हम लोग तो ये हार्ट से चेज एक्सपेरिमेंट क्या था और उसमें इन्होंने बैक्टीरियोफेज का यूज कैसे किया था वो मैं बताऊँगा वहाँ पर। इन्होंने बताया फिर वहाँ पर कि डीएनए जो है वो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन नहीं है, ठीक है। इन्होंने इसमें बैक्टीरियोफेज को इन्होंने जो इसका बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल होता है उसको इन्होंने रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस होते हैं उससे इन्फेक्ट करके ये एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। हार्ट से चेज एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है, वो मैं वहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद वायरसेस जो हैं एग्रीकल्चर और पेस्ट कंट्रोल में भी यूज किए जाते हैं, ठीक है। यूजिंग वायरसेस टू किल क्रॉप पेस्ट, ठीक है, बायो कंट्रोल बोला जाता है इस चीज़ को, ठीक है, इंसेक्ट पेस्ट। तो बाइक्यूलो वायरसेस, ठीक है, ये याद रख लीजिए, बाइक्यूलो वायरसेस जो हैं वो इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव हैं केमिकल पेस्टिसाइड के। तो जैसे हमने बैक्टीरिया में पढ़ा था, जो बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सन करते हैं, ठीक है, ये बायो फर्टिलाइजर के रूप में काम करते हैं, ठीक है। तो वैसे ये बायो कंट्रोल के रूप में काम करते हैं कौन, वायरसेस। वायरसेस जो होते हैं नेचुरल पेस्टिसाइड होते हैं। तो बैक्यूलो वायरसेस जो है ये कॉटन बॉलवर्म जो होता है, ठीक है, उसको ये टारगेट करता है उस पेस्ट को और ख़त्म कर देता है, जिससे कॉटन की खेती जो है अच्छी होती है। वैसे इसी बॉलवर्म से कंट्रोल करने के लिए बीटी कॉटन का डिस्कवरी की गई थी, ठीक है। तो ये बैक्यूलो वायरसेस से भी हो सकता है। ग्रैनुलो वायरस जो है ये कॉडलिंग मॉथ को ख़त्म करता है जो एप्पल ट्रीज पे लगते हैं। तो बैक्यूलो वायरसेस और ग्रैनुलो वायरसेस और न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस, ठीक है, आर्मी वर्म, ये कॉर्न और राइस में लगता है। तो ये तीनों आपको बस इतना याद करने हैं कि बैक्यूलो वायरस, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस और ग्रैनुलो वायरस जो हैं ये पेस्ट कंट्रोल में यूज किए जाते हैं, ठीक है। ये वायरस पेस्ट कंट्रोल में यूज किए जाते हैं और किस प्लांट के लिए, तो कॉटन के लिए, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो कॉर्न के लिए, ग्रैनुलो वायरस एप्पल ट्रीज के लिए, ठीक है। ये तीनों एग्जाम्पल याद कर लीजिए, अच्छा एग्जाम्पल है, कभी भी पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद करते हैं फिर इसका जो हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं बैक्टीरिया के। हार्मफुल इफ़ेक्ट बैक्टीरिया के बहुत ज़्यादा हैं, बहुत टाइप के बीमारियां होती हैं, आप जानते हैं, ठीक है, जैसे कोविड, HIV, इन्फ्लुएंजा, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, हेपेटाइटिस। तो इसको जब हम अगली क्लास में वायरल डिजीज़ पढ़ेंगे एकदम डिटेल में, जैसे बैक्टीरियल डिजीज़ पढ़ा था ना एक क्लास में, वैसे ही वायरल डिजीज़ एक क्लास में जब करेंगे तो मैं आपको कोविड, HIV, इन्फ्लुएंजा, ठीक है, प्लांट डिजीज़ जो होते हैं ये सब बताऊँगा वहाँ पर इसके क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं, ठीक है। तो अभी आज इतना ही रहने देते हैं। ये पूरा यहाँ पे वायरस जो है हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो एक समरी देख लेते हैं क्या है। वायरस क्या है, एक नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस एजेंट है जो रेप्लिकेट करता है होस्ट सेल में। लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कंसीडर किया जाता है। स्ट्रक्चर जो होता है DNA या RNA का बना होता है। कैप्सिड, एनवलप और सरफेस प्रोटीन्स के बने होते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है, वैक्सीन, जीन थेरेपी, साइंटिफिक रिसर्च और बायोलॉजिकल कंट्रोल में है। हार्म्स क्या है, कई टाइप के डिजीज होते हैं एनिमल प्लांट्स और ह्यूमंस में, ठीक है। तो ये एक समरी हो गई किसकी, वायरसेस की, ठीक है। तो एक बार इसको क्लास देखिए आप अच्छे से और इस PDF को रिवाइज करिए तो आपका काम हो जाएगा। वायरस के लिए किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए वायरस से कभी भी एग्जाम में तो आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। तो आज इतना रहने देते हैं, अगली क्लास में वायरल डिजीज़ पढ़ते हैं और उसको कंप्लीट करते हैं। वायरल डिजीज़ बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, आप PYQ में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो इजी चैप्टर है और इसको अच्छे से कर लेते हैं ताकि इजी क्वेश्चन आए तो हमारे गलत ना हो और कट ऑफ हमारा क्लियर हो, ठीक है। तो आज इतना रहने देते हैं। क्लास देखने के लिए धन्यवाद, बाय बाय।